अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टुडे पॉइंट में मैं हूँ रिजा सुहेल। नाज़रीन, लाहौर जैसे शहर में जहाँ दीगर जराइम में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, वहीं पर हमारे दीन इस्लाम समेत पूरी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में नागज़ीर समझे जाने वाले और बुरे समझे जाने वाला जो अमल है यानी कि ज़ना, उसमें बेहद इजाफा हो रहा है। इस अमल ने जो है वो पूरी की पूरी नस्ल को ख़राब करके रख दिया है, तबाही के दहाने पे पहुँचा रही है। इसकी जिम्मेदारी जहाँ हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जाती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी आवाम को भी जाती है। नाज़रीन, इस्लाम में कहा जाता है कि आप किसी भी बुरे अमल को अमली तौर पर रोकें, अगर वैसे मुमकिन नहीं है तो ज़ुबान से रोकें, अगर फिर भी मुमकिन नहीं होता तो उसको दिल में बुरा समझें। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे लोग पहले दो दर्जात को जो है वो उस पर अमल नहीं करते, लेकिन जो आखिरी वाला दर्जा है यानी कि दिल में बुरा समझ देते हैं, यानी ऐसे लोगों की भी शरह जो है वो बहुत कम है। अगर माजी के चंद सालों का मुआवजा किया जाए तो बाहमी रजामंदी से या ज़बरदस्ती जो है वो ज़्यादती करने वाले या ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले, कत्ल की घाट में उतारने वाले, इस तरह के जराइम में बहुत इजाफा हुआ है। दीन इस्लाम में अमल पैरा होने से या फिर हमारे इस जो मुल्क को, इस रियासत को, जो एक इस्लामी रियासत है, उसको जो है वो उसमें लाखों कुर्बानियाँ देने वालों को हम इस तरह के अमल करके उनके लिए बहुत अजीब सा हो जाता है, क्योंकि इस अमल को जो है वो इस्लाम में बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी बुरा समझा जाता है। एक ये अमल जो है वो हमें मुसलमान होना तो दूर, एक महज़िब कौम होना भी हमें साबित नहीं करता। आज हम उन लोगों की जो है औलाद है जिन्होंने इतनी अपने इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, और आज जो है हम उन्हीं का ही उनके ही अमाल पे जो है वो अमल पैरा नहीं हो रहे। अगर बात सिर्फ शहर लाहौर की करें तो यहाँ आए रोज़ होटल्स में, गेस्ट हाउस में लड़के लड़कियाँ आती हैं, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, या फिर किसी भी शोबे दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द ख़वातीन यहाँ पर आते हैं, वक्त गुजारते हैं, और फिर इन होटल्स में लगे हुए जो कैमरेज होते हैं उनकी मदद से बनने वाली वीडियोस से जो है वो उनकी जद में आ जाते हैं, और फिर ब्लैकमेलिंग के तौर पर, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, फिर वो जब ब्लैकमेल उनको किया जाता है फिर उनको दोबारा बुलाया जाता है, जिसके लिए भी बुलाया जाता है उनको आना पड़ता है। जहाँ तक सिर्फ जना से मरतकब लड़कियों और ख़वातीन का ताल्लुक़ है तो ये ऐसा घिनौना अमल है जहाँ पे जिसमें एक गेस्ट हाउस या किसी कमरे में गुजारे हुए वक्त की वो वीडियोस जब वायरल होती हैं तो फिर उनको जब वापस आना पड़ता है वही गंदा काम करने के लिए दोबारा, तो फिर जाहिर बात है वो लड़कियां खुदकुशी पे अमल करती हैं, वो खुदकुशी कर लेती हैं, और ऐसे केसेस दिन कई बार आते हैं। और जिस तरह हमने ये आखिरी 2 दिनों में जो हम एक सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं जिसमें एक लड़की जो है वो उसकी मौत हो जाती है, वो मुझे तो वो एक किस्म का कत्ल ही लगता है कि वो कत्ल ही है, वो जिस तरह भी उसकी मौत हुई। और अब तो है वो जो सरकारी निजी दफातर में जो है वो लड़कियां बाहर जाती हैं घर से, जारी बात है वो अपने घर वालों की कफालत के लिए निकलती हैं, किसी का बाप नहीं है, किसी का भाई नहीं है, तो वो अपने घर वालों को पालने के लिए बाहर निकलती हैं, और फिर उनको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उनको अपनी नौकरी बरकरार रखने के लिए, उनको अपनी जो तरक्की है उनको ऊपर बढ़ाने के लिए इस तरह के काम करने पड़ते हैं। और सिर्फ ये नहीं, इवन घर पे काम करने वाली जो खवातीन होती है, जो झाड़ू पोछा करती है, वो भी इस सबसे महफूज नहीं है। वो भी, उनको भी जो घर के मालकान है वो इस तरह गंदी नज़र से देखते हैं, और फिर वो भी इस बुरे काम से महफूज नहीं है। उनको भी जो है इस तरह के काम करने पर की ज़बरदस्ती की जाती है। अगर वो ऐसा करने से मना करें तो फिर उन पर चोरी चकारी का इल्ज़ाम लगवा कर उनको जेल भिजवा दिया जाता है, और फिर उनसे अपनी बात मनवा कर उनको छुड़वा दिया जाता है। बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बात यह भी है कि इस लाहौर शहर में कई शाहराहों पर, चौराहों पर, कई जगह पर जो है वो लड़कियाँ खड़ी होती हैं, सिर्फ इसलिए खड़ी होती हैं कि कोई आए, उनका रेट लगाए और उनको लेके जाए। नाज़रीन, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नादिर चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। ये बताइएगा कि आखिरकार जना, जिस्म फरोशी और ऐसे कारोबार में इस कदर भरमार की वजह क्या है, और इस नासूर को अर्ज़े पार्क पर जिस तरह से वो परवान चढ़ रहा है, ये कैसे हुआ सब? जी, असल में बात ये है कि ये
आज की बात नहीं है, ये बड़े पुराना यानी कि सिलसिला शुरू हुआ और इसमें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और जो कामे बाला होते हैं ना, जो हुक्मरान है, सियासतदान है, जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, ये असल में जिम्मेदारी उनकी बनती है। ये मामला जो है ये आज से शुरू नहीं हुआ। जब ये गेस्ट हाउसेज और ये होटल जो है ये बनने शुरू हुए तब इनको चाहिए था ये इसको रोकते। आज लाहौर में तकरीबन 600 से ज्यादा जो है सिर्फ गेस्ट हाउस और होटल है, जहाँ पे ये जिस्म फरोशी की धंधा जो है वो बिल्कुल अपने अरूज पे है। इसमें प्यार मोहब्बत पाल के आने वाली लड़कियां, लड़के, फिर उनकी वीडियो बनाई जाना, फिर उनका हिडन कैम्स के जो है वो उनकी वीडियोस वगैरह के जरिए जो उनको ब्लैकमेल किया जाना। बल्कि इसमें एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो आए रोज हम देखते हैं खबरों में, अखबारात में पढ़ते हैं कि जी इम्तिहानात में नाकामी की वजह से जो है वो फलानी खातून ने, बच्ची ने जो है वो खुदकुशी कर ली। वो उनमें ज्यादा तादाद जो है वो ऐसे केसेस की है जिसमें लड़कियां जो है वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ या किसी क्लासरूम के किसी लड़के के साथ जो है वो कहीं किसी होटल वगैरह में जाती है, वहां पे छापा पड़ जाता है, पुलिस आ जाती है, उसके बाद जो बदनामी होती है उस बदनामी की वजह से वो एक रात भी सर्वाइव नहीं कर पाती है दुनिया में और वो जो है ना खुदकुशी कर लेती है। जबकि मुतअद्दिद ऐसी हैं जिनको पता भी नहीं होता, वो वापस आते हैं, उसके बाद उनका डाटा उनके पास, क्योंकि होटल वालों के पास होता है, और वो उसको एक्सेस करके कहते हैं जी आपकी तो हमने वीडियो बना ली हुई है। फिर उसके बाद उनका जो है सिलसिला ये चलता रहता है कि वो बार बार जो है बुलाना, फिर जाना, फिर ये वो। तो ये जो चीजें जो है ना ये हमारा यहाँ पे एक तो हमारे आप देखें बात जमीर की होती है, ये गलियों मोहल्लों से काम शुरू होता है और फिर ये जो है ना वो आला ईवानों तक जाता है। बात करें तो फिर कहते हैं बात जो है वो बड़ी दूर तक जाएगी। तो खाली अगर हम सिर्फ इस बात की बात करें जिस्म फरोशी के, जो आपने अभी बात की है कि ये जिस तरह तेजी से परवान चल रहा है और इसको रोकना तो दरकिनार, ये तो अभी तक किसी का इस तरफ जो ध्यान भी नहीं जा रहा कि हमने इसको जो है ना, जब हम अपनी नस्ल को तबाह कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये सीधा सीधा नस्ल को तबाह करने वाली बात है कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ने जा रहे हैं वो आगे कहाँ जा रहे हैं, वो आज तक उसका कुछ चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अगर मैं आपको होटल्स की बात बताऊं तो अगर आप देखें पुराने दौर में चले जाएं कि आज से कई 100 साल पहले भी अगर बात की जाए तो होटल नहीं होते थे, सराय होती थी। वो सरायें जो होती थी वहां पे लोग ठहरते थे आगे, जो दूसरे शहरों से आते थे और वहां पे आगे स्टे करते थे कि हमने यहाँ पे तजारत करनी है या हम यहाँ पे किसी मकसद के लिए आए हैं और हमने वापस चले जाना। तो उनके लिए अगर वहां पे कोई अजीज़ो अकारब, कोई रिश्तेदार नहीं हुआ करते थे तो उन शहरों में जाके वो लोग स्टे किया करते थे कि हमने यहाँ पे अपना मकसद पूरा करना है और उसके बाद हमने चले जाना। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होता था। अब देखें यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये है, बल्कि कह लें कि आप सुन के आपने देखिए हर बंदे कभी इसको गौर से सोचा नहीं है इस बात को। एक लड़का लाहौर के एक इलाके से उठता है, वो लाहौर के ही दूसरे इलाके में जाता है 2, 3, 4, 5 घंटों के लिए या एक रात के लिए वो एक होटल का कमरा जो है बुक करता है। होटल के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, पुलिस ने जो है वो एक होटल आई सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है कि जी आपने जो भी बंदा यहाँ पे आएगा उसको आपने इसमें एंटर करना है, उसका शनाख्ती कार्ड। अच्छा, उसकी एंटर जो है वो उसकी डाल ये एंट्रेंस होगी जिसकी, ये बंदा आ गया। वो सॉफ्टवेयर का मतलब ये नहीं है कि आपने फांसी को खत्म करना है, उसका मतलब ये है कि आपकी इस फांसी के जो दायरा है, जो आपने शुरू किया हुआ कारोबार, उसमें कहीं कोई कह लें कि रिकॉर्ड याफ्ता बंदा, कोई इश्तिहारी बंदा, कोई दहशतगर्द जो है वो ना आ जाए। इन्होंने वो सिक्योर कर दिया कि आपने जो करना है, यहाँ पे जो गाना मारना है होटल के अंदर आप मारें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जो है ना वो इश्तिहारी ना आए, कोई मफरूर ना आए, कोई दहशतगर्द, कोई रिकॉर्ड याफ्ता बंदा ना आए। अगर आएगा तो सॉफ्टवेयर जो है वो क्योंकि उस एरिया के डिविजनल जो ऑफिस होता है, एसपी ऑफिस, उसके अंदर जो मॉनिटरिंग रूम है उसके अंदर वो ब्लिंक करना शुरू हो जाता है कि जी फलानी जगह पे ये आईडी कार्ड नंबर जो है अभी एंटर किया गया और ये बंदे ने वहां पे स्टे किया और इस बंदे के ऊपर इतने मुकदमात है, वो वहां पे टू होना शुरू हो जाती है और पुलिस वहां पे जाके उस इश्तिहारी को या मफरूर को या दहशतगर्द पकड़ लेती है। अगर वो मफरूर, इश्तिहारी, दहशतगर्द नहीं है तो कोई भी बंदा वहां पे जा सकता है, स्टे कर सकता है, वो जो मर्जी गाना मार सकता है। अब वो लड़के लड़कियां आते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि जब आप जाते हैं और आप जाके कहते हैं कि यार हमने यहाँ पे अपना एंट्री नहीं करवानी, आप हमें बताएं एंट्री के बगैर किस तरह होगा। वो कहते हैं एंट्री के बगैर हो नहीं सकता, एंट्री वाले को आपको जो है थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1500 से शुरू होता है होटल रूम जो है, और ये तकरीबन 4-5 हज़ार तक भी जाता है, यानी कि उनकी इन्वायरमेंट के हिसाब से और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये उसके चार्जेस लगा लेते हैं। जो उनके पास खानसामा काम कर रहा होता है, जो उनके पास खाकरों काम कर रहा होता है, स्वीपर काम कर रहा होता है, दूसरे लोग जो होटल में वेटर वगैरह होते हैं, उनको उन्होंने इसलिए रखा होता है कि उनके नाम से भी ये होटल का कमरा जो है ना वो बुक कर लेते हैं कि ताकि जो है ना वो फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाए और वहां पे कोई ये ना कह सके, पुलिस वाला अगर अचानक आ जाता है वो कहे ये ना कहे आपने क्यों बुक किया हुआ बगैर किसी नाम के या किसी एंट्री के। तो ये चीजें जो हैं ये देखें, अब ये कोई छुपी हुई चीजें नहीं है। इचले का रहायशी बंदा है, वो जाके शादमान में जो है वो कमरा बुक करवा रहा है। यार ये कैसे पॉसिबल है कि आपको पता ना हो? आप पुलिस वाले हैं,
آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, آپ حکمران ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ایک لڑکا جو لاہور کا ہی رہائشی ہے وہ 2 منٹ کے لیے, 4 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے, گھنٹے کے لیے, نائٹ کے لیے کمرہ کیوں لیتا ہے؟ جیسے ایک اندھے کو بھی پتا کہ یار یہ کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے. یہ سارا قانون جو ہے نا, یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ غریب بندے کے لیے ہے کہ اگر آپ نے کہہ لیں کہ لاہور کے اسٹینڈرڈ کے علاقے جو ہیں وہ کچھ اور ہے, لو علاقے جو کچھ اور ہے, یعنی کہ اگر آپ چلے جاتے ہیں کسی پوش ایریا میں تو وہاں پہ آپ کو جسم فروشی کا ریٹ ہی کچھ اور ملتا ہے, یعنی کہ باقاعدہ ریٹس ہیں نا ان کے. یہ اتنا کو اوپن کاروبار ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ شاید کوئی ایسا بندہ ہو جس کو پتا نہ ہو. ہر بندے کو اس بات کے بارے میں پتا ہے کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے, لاہور میں کس طرح کا گند ہے اور کس عروج پہ یہ گند چل رہا ہے. یہ باقاعدہ اب یہ بلکہ یہ کہہ لیں کہ جیسے سڑکوں پہ آپ دیکھیں کہ شام کو کہہ لیں کہ مغرب کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ ان کا سٹارٹنگ ٹائم ہے. پھر وہ ساری رات وہ سلسلہ چلتا ہے کہ وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ کوئی آ رہا ہے, کوئی گاڑی والا آ رہا ہے, کوئی بائک والا آ رہا ہے. اس میں ایک اور بات جو کہہ لیں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ سڑکوں کے کنارے کھڑی ہوتی ہیں یہ خواتین پولیس والوں کی طرف سے کھڑی ہوتی ہیں. یہ یعنی کہ ان کی اجازت کے بغیر تو ظاہری بات ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں اپنی بات کروں گا تو میں کچھ دن پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو نہر کے اوپر جو ہے وہ میری بائک خراب ہو گئی اور بائک سٹارٹ کرنے مجھے 5 سے 10 منٹ لگے. 2 منٹ میں جو ہے میرے سر کے پولیس والے آ گئے, جی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میری بائک خراب ہو گئی. کہتے ہی نہیں یہ ایریا ٹھیک نہیں, اب آگے پیچھے ہو جائے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نہر کے اوپر دوسرا کاروبار جو ہے وہ ساری رات جاری رہتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آتا ہے اور وہ کسی عورت کو کہتا ہے کہ جی جانا ہے, وہ کہتی جانا ہے, وہ بات چیت جو بھی ان کی آپس میں طے ہوتی ہے وہ جیسے ہی بائک پہ بٹھاتا ہے یا گاڑی میں بٹھاتا ہے یا رکشے میں بٹھاتا ہے تو وہ رکشہ گاڑی بائک جو بھی ہے وہ ابھی چل کے کچھ قدم نہیں آگے جاتی تو ایک دم سے پولیس جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. وہ تو کون ہے, یہ کون ہے, یعنی کہ وہ وہاں پہ آپ کو تھریٹ کریں گے, وہ لڑکی کو بھی اتار لیں گے, آپ کے بھی جو ہے وہ پیسے وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ سے ہتھیا لیں گے, صرف اس بنا پہ کہ اگر آپ نے پرچہ نہیں کروانا نا تو آپ چپ کر کے جو ہے نا اس کو نیچے اتاریں, ہمیں جو ہے ہمارا حصہ دیں اور نکلے یہاں سے. صبح آپ کی ضلالت آپ کا جو ہے نا آ سکتی ہے تو بندہ اپنی عزت بچاتا ہے, فٹافٹ اپنے جو ہوتا ہے 1000 ہے 2000 ہے 10,000 جو کچھ بھی ہے وہ دے کے اپنی جان چھڑا کے چلاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جہاں پہ پولیس یہ کردار ہو کہ وہ خود کھڑا کرنے والے ہوں, خود پیسے کھانے والے ہوں, خود ایک گروہ بنا کے وہ چل رہے ہوں کہ بھی عورتوں کو آپ نے سامنے کھڑا کرنا ہے اور جب گاہک آ جائے تو آپ نے اوپر سے چھاپا ڈال دینا اور نہ کوئی قانونی کارروائی نہ لینا نہ دینا اور آپ نے اس کو یہ ساری رات سلسلہ چلتا ہے 24 گھنٹوں میں. یہ سمجھ لیں کہ ان کا جو رات والی جو ڈیوٹی ہوتی ہے 24 گھنٹوں میں تھانے میں ان کے زیر نگرانی یہ رات والے جتنے بھی یعنی کہ رات کے طریقے میں جو سیاہ کام ہوتے ہیں یہ ان کی زیر نگرانی ہوتی ہے جو رات والے جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. اور یہ لاہور کے بے شمار علاقے ہیں, اگر میں منہ زبانی بھی آپ کو بتاؤں تو بے شمار علاقے ایسے ہیں یعنی کہ آپ شادمان کا ایریا دیکھ لیں, آپ گنگا رام کے اطراف میں دیکھ لیں, آپ یعنی کہ یہ جو جتنا بھی کنال روڈ ہے, جیل روڈ ہے, مزانگ چونگی تو اتنا کو پرانا ہے کہ جب میٹرو نہیں بنی تو اس سے پہلے کے جو ہے وہاں پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میٹرو بنے کو اتنا عرصہ ہو گیا, اب تو یقین کریں کہ لاہور میں ہر بندے کو پتا کہ کس جگہ پہ آپ کو کس ٹائم پہ آپ کو جو ہے جسم فروشی کے لیے جو ہے خاتون اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ ابھی لاہور کی اگر ہم بات کریں لاہور میں اتنا کوئی یہ گند ہو گیا ہوا ہے, اتنا کوئی گند ہو گیا ہوا ہے. اور اس کی ذمہ داری میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ قوم بالا پہ پڑتی ہے, جہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ پڑتی ہے وہاں پہ ہمارے اوپر ایک عام شہری کے اوپر بھی اس کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے. اب دیکھیں اسکول وین کا سلسلہ, اب پیچھے بہت زیادہ باتیں چلتی نہیں, یہ اسکول وین جو لوگ ہیں جو رجسٹر کیا جائے, یہ بچوں کو بتایا گیا, لڑکیوں کو بتایا گیا, وین والا جب آپ کو چڑھاتا ہے آپ کو اپنے جسم کو ٹچ نہ کرنے دے, یہ نہ کرنے دے, وہ نہ کرنے دے. ایسے نہیں ہوا کرتا تھا پہلے. اسکول وین کا پہلی بات تو نام ہی نہیں ہوتا تھا, ٹانگے چلتے تھے پہلے بھی, لوگ خود سائیکلوں پہ چھوڑ کے آنا, لے کے جانا. تعلیم حاصل کرنا اگر اتنا مشکل ہو گیا ہے, جس حکومت میں, جس دور میں, جس ملک میں, جس معاشرے میں تعلیم حاصل کرنا اتنا مشکل ہو, کیا چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو ٹچ کرے, اس پارٹ پہ آپ نے ٹچ نہیں کرنے دینا, اس پارٹ پہ آپ نے یہ نہیں کرنا. یعنی کہ آپ کو اتنا خوف ہے کہ آپ بچہ, بچی یا نوجوان لڑکا, لڑکی, آپ کے لیے تو یہ ایک عذاب بن گیا ہوا, آپ اس کے پیچھے 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 کہاں تک پیچھا کریں گے؟ یہ پاسبلٹی نہیں ہے. جب تک آپ کے قوانین سخت نہیں ہوگے, جب تک آپ کی کہہ لیں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ قائم نہیں ہوگی, اسٹیٹ آپ کی جب تک قائم نہیں ہوگی, ریٹ آف دی لا یہاں پہ قائم نہیں ہوگی, تب تک یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. عبرت کا نشان نہ آپ کسی کو بنا رہے ہیں, نہ اس طرح کے دور دور تک ابھی تک کوئی چانس نظر آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جہاں پہ پولیس خود حصہ لے رہی ہو, اب ایک گیسٹ ہاؤس کا یا ہوٹل کا پولیس کم از کم 20,000 اور زیادہ سے زیادہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے بات, تو وہ پر منتھ جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں. اب جس ایریے میں ہوٹلز زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ لاملا کے ایس ایچ او کی منتھلی بھی زیادہ ہوتی ہے,
اور یہ چیزیں جب پولیس کی زیر نگرانی چلیں گی، جو بندہ پیسے لے لے گا مجھے یہ بتائیں وہ کیسے وہاں پہ ریڈ کر سکتا ہے، وہ کیسے وہاں پہ چھاپا مارے گا، وہ کیسے وہاں پہ اس کو بند کروائے گا، وہ اس کو بند کروائے گا، وہ اپنی روٹی روزی بند کروائے گا. تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ ایک ایسا ناسور بن چکا ہے کہ اس پہ ایک بندے کو نہیں، ایک فرد واحد کو نہیں، یہاں پہ ہر بندے کو، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کو، ہر طبقے کو جو ہے نا وہ اب بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اب بھی نہ سوچا تو اب بھی تو ہم سمجھ لیں کہ تباہی کے دہانے پر ہیں، پھر سمجھ لیں کہ دہانے سے بھی اندر جائیں گے. تو یہ گھر گھر سلسلہ جو ہے وہ شروع تقریباً کہہ لیں کہ ہو چکا ہوا ہے تقریباً. کچھ علاقے ایسے ہوں گے جو بچے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کچھ علاقے ایسے جہاں پہ ہوتا ہے، میں یہ آپ کو کہوں گا کچھ علاقے ایسے جو بچے ہوئے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو گنانا کام ہے، یہ جب پروان چڑھ رہا تھا تب یہ دیگر ادارے، ریاستی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ کہاں سوئے ہوئے تھے، اور اس وقت انہوں نے کیوں نہیں روکا اس کو؟ اب تو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایسا سلسلہ ہے کہ یہ جب پروان چڑھنا شروع ہوا تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے. اب اس بات کی طرف نہ تو کبھی کسی نے توجہ دی ہے اور نہ ہی کبھی کسی نے اس پہ، میں نے اس بات میں کافی میں نے سوچا، میں نے کہا یار یہ کیسے ہو کین پاسبل کہ یہ سارا کچھ تو مجھے ایک بات جو ہے نا اس میں جو ہے وہ سامنے آئی. وہ بات یہ تھی کہ جب ہمارے یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی چلا کرتے تھے تو ایک گھر میں ٹی وی ہوتا تھا اور پورا محلہ وہاں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا تھا. اب وہ پورا محلہ جو ٹی وی دیکھتا تھا نا وہ ٹی وی دیکھنے آتا تھا، وہ نہ تو ایک دوسرے کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو دیکھنے آتے تھے، وہ ٹی وی دیکھنے آتے تھے. اس مین کہ وہ سارا محلہ جو ہے ایک فیملی ہوتی تھی. ایک محلے کی بیٹی کی شادی ہوتی تھی، پورے محلے کے لڑکے جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے تو وہ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے تھے، کوئی چاول دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. وہ سسٹم ایک ایسا زبردست سسٹم تھا کہ کسی ایک کی فوتگی نہیں ہوتی، پورے خاندان کی ہوتی تھی، پورے محلے کی ہوتی تھی. رشتے دار بعد میں آتے تھے، محلے دار پہلے جو ہے وہ ہر چیز پرووائڈ کر دیتے تھے. یہ کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے. یہ لاہور میں بھی ایسے تھا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں، بلکہ پاکستان بھر میں خطے کا ایک کہہ لیں کہ یہ دستور رہا ہے. اب وقت گزرتا گیا اور بلیک اینڈ وائٹ سے کلر ٹی وی کے بعد وی سی آر کے بعد جو ہے اس کی سی ڈی پلیئر آ گئے، پھر ڈی وی ڈی پلیئر آ گئے. تو یہ چیزیں جیسے جیسے چھوٹی ہوتی ہیں کہ وی سی آر کی پھر چھوٹی ہوگی سی ڈی، پھر اس کے بعد یو ایس بی، پھر میموری کارڈ، پھر اس کے بعد نیٹ نے آ کے ایسی تباہی مچائی کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ تہس نہس ہو گئی. اب دیکھیں ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایک فیسلٹی دے رہے ہیں. تو جب یہ چیزیں آ رہی تھی، بڑھ رہی تھی، آپ کا سوال یہ ہے کہ تب قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں؟ دیکھیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اکیلے کام نہیں ہے. پولیس نہ تو نیٹ کو دیکھتی ہے، نہ پولیس جو ہے وہ سی ڈی پلیئر کو دیکھتی ہے، نہ پولیس جو ہے ان چیزوں کو دیکھتی ہے. یہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی باتیں کہ گورنمنٹ نے اپنے ملک کو کیسے سیکیور کرنا ہے، اپنی جنریشن کو کیسے سیکیور کرنا ہے، اپنے معاشرے کو کیسے سیکیور کرنا ہے، اور کس طرح سے اپنے جو ہے وہ پوری دنیا میں عزت بنانی ہے، وقار بنانا ہے اور اس کو قائم رکھنا ہے. تو ہمارے ملک میں ایک المیہ یہ ہے، مجھے بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک میں ایک سینٹرل سرور ہوتا ہے ہر ملک میں. جو وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، اب جیسے ہم ایٹمی پاور ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے ہمارے پاس ایک سینٹرل جو ہے سرور ہونا چاہیے جو پوری دنیا سے آنے والا، پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں جانے والا نیٹ کی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کو جو ہے وہ فلٹر کرتا ہے. اس میں نہ تو آپ کوئی بارودی مواد جو ہے وہ کہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ کو اس سے جو چیزیں یعنی کہ آپ نے فلٹریشن پہ لگا دی ہیں آپ وہی. اگر آج آپ نے وہ نظام وہاں پہ رائج کیا ہوتا جہاں پی ٹی اے کام کر رہی ہے، حالانکہ پی ٹی اے کوئی بھی کام نہیں کر رہی ہوتی تو آج یہ پرابلم نہ ہوتی. پر میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہوا کہاں سے. جب نیٹ یہاں پہ عام ہونا شروع ہوا تو انہوں نے یہ کام بالکل نہیں کیا. دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان سے آگے ہیں یا ان کے برابر، لیکن جو کام کرنے والا ہمیں کرنا چاہیے تھا. چائنا نے اپنا سرور لگایا ہوا ہے، اپنا نیٹ سسٹم ہے، اپنی ان کی ونڈوز ہیں، اپنا ان کا سارا کچھ. ہم نے یہاں پہ کوئی چیز فلٹر نہیں کی. جب بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں موبائل آئے یا کہہ لیں کہ اسمارٹ فون ہے یا ٹیبلٹ ہے یا یہ کمپیوٹرز وغیرہ لیپ ٹاپ آئے، تو جب نیٹ ان کو ملا بالکل ان کے لیے اوپن سورس نیٹ تھا. جو دل کرے دیکھیں، جو دل کرے شیئر کرے، جو دل کرے اپلوڈ کرے، جو دل کرے ڈاؤن لوڈ کرے. اور ابھی تک دیکھیں لمحہ فکر یہ ہے کہ 2021 میں تو ہم داخل ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے ملک کا جو ہے وہ سینٹرل سرور نہیں ہے. تو جہاں پہ سینٹرل سرور لگے ان ممالک کی آپ جنریشن دیکھ لیں، ان ممالک کی آپ پالیسیز دیکھ لیں. آپ پالیسی تب بناتے ہیں جب آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ پالیسی بنا سکیں. پالیسی آپ کس پہ بنائیں گے؟ آپ کو کہا گیا کہ جی دیکھیں پی ٹی اے کیا کر رہی ہے، فلانی ویب سائٹ پہ یہ چیزیں، یہ مواد جو ہے وہ اپلوڈ ہوا. اب دیکھیں
नाउजुबिल्लाह तौहीन इस खाकों की बात हुई और बाकी चीजें जो हुई, तो नेट पे भी चीजें जो है ना वो गर्दिश करती थी। यूट्यूब बंद रहा यहाँ पे, देखिए यूट्यूब बंद करना इसका कोई हल नहीं है, आप बात कर देंगे। यहाँ पे प्रॉक्सी लगती है, प्रॉक्सी लगा के हमारे लड़के लड़कियां न्यू जनरेशन माशाल्लाह इतनी समझदार तो है, प्रॉक्सी लगाते हैं, आपकी बैन की हुई या बंद की हुई चीज जो है उसको खोल के वो बैठ जाते हैं। आप प्रॉक्सी लगाते हैं, आप जौन सी वेबसाइट खोल दें, अगर आपने अपना सेंट्रल प्रोसेसर जो लगाया होता, सर्वर लगाया होता, तो आज प्रॉक्सी का कोई नामो निशान ही ना होता। जो आप भेजते लोगों को वही मिलता, जो आप ब्लॉक कर देते वो कभी पाकिस्तान में ना एंटर होता और ना पाकिस्तान से बाहर जाता। अब पोर्नोग्राफी का मामला आप देखें, ज़ैनब कत्ल केस से लेके अब तक आप मुझे ये बताएं, उससे पहले भी इतने मामला हुए हैं, उसके बाद भी हुए हैं, और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, कुछ चीज होती है हमारे यहाँ पे, एक हाई क्रिएट होती है, अकाउंट खुल जाता है, हाँ जी फलाने ने ऐसे किया, उस अकाउंट में डालते जो, हाँ ये भी उसने किया, ये भी उसने किया, ये हल नहीं होता। ज़ैनब कत्ल केस के बाद हमें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए थी, हमें थोड़ा सा अपने कवानीन को सख्त करना चाहिए था, हमें देखना चाहिए था कि ये हुआ क्यों। क्योंकि देखें जो है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, हमारे यहाँ पे तो नहीं है, ये तो खैर कहने वाली बात नहीं है। ज़ैनब कत्ल केस में ज़ैनब वाला मामला जो है वो सोशल मीडिया पे और कहने के जो जितने भी यानी कि ये तंजीमें हैं फलाही, उस लोगों की जाने से मीडिया की ज़ैनब ज़ैनब हो गई। देखिए ज़ैनब के साथ आपको भी याद होगा कि ज़ैनब के साथ और भी बच्चियां थी जो तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा थी। ठीक है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ज़ैनब वाला मामला हुआ, एक बंदे को आपने फांसी दे दी, कहानी खत्म नहीं। उसके बाद सरगोदा में फिर बच्चे की पोर्नोग्राफी वाला मामला हुआ, उससे 150 से ज्यादा जो है वीडियोस निकली उस बंदे से। ठीक है, वो पकड़ा गया। उसके बाद अभी ये कुछ ऐसा पहले जो है वो फिर दोबारा रिहा हो गया। क्या हुआ जी? ट्रायल चलता रहा, केस पुराना हो गया, अफसर इधर उधर चले गए। सो बात ये है कि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप इसको खोजना शुरू करेंगे ना तो आपको इसके इतने तो जिम्मेदार मिलेंगे माजी से लेके अब तक कि ये मामला खत्म क्यों नहीं हुआ। आपका सवाल यही था कि ये जब परवान चढ़ा तब लोग कहाँ थे। मैंने आपको ये सिंपल से जवाब दे दिया है कि अगर हर इदारे ने, हर शख्स ने, हर हुकूमती अरकान में से हर बंदे ने और हर शहरी ने, हर जर्नलिस्ट ने, मैं कहता हूँ इसमें हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले बंदे है वो कसूर है, वो इसका कसूरवार है। और यहाँ पे देखें अब इसमें एक एलिमेंट ये है, मैं आपको बताऊं तो वो भी एक बड़े कहने दिल दहला देने वाली बातें हैं कि इसमें एलिमेंट्स क्या हैं। ये परवान चढ़ रहा था, ये कैसे चढ़ा, ये बातें ये हैं कि देखें अब जो इसकी वजूहात है उसमें तालबात है। आज आपको पता होगा कि अभी भी ये 2-4 स्कैंडल्स ऐसे रहे हैं माजी में, ज्यादा दूर की बात नहीं कि जी वो इम्तिहान में आपको पास करूंगा, आप मेरे साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग करें। ये एक कहने के उस्ताद, एक बाप जो है वो अपनी बेटी यानी कि अपनी तालबा को कह रहा है कि अगर आप मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग करती हैं तो मैं आपको अच्छे मार्क्स दिलवा भी दूंगा और खुद भी मैं जो है ना आपको एक अच्छे तरीके जो है ना वो अकोमोडेट करूंगा। अच्छा, वो अगर वो उसका सारा दारोमदार उस पे है कि वो एक गरीब घर से है या उसका यानी कि अगर वो ना पढ़ सकी या ना कामयाब हो सकी तो उसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तो फ्यूचर के बदले वो आपकी 2, 4, 5, 7 दिन की अंडरस्टैंडिंग जो है, बात तलबा देखिए मेंटली लेवल होता है बच्चों के लिए जो कामयाबी होती है ना वो इतनी को कहने के वो होती है दीवानगी की हद तक कि एक बच्चे को ये पता चल जाए ना कि मेरे इसमें मार्क्स जो है वो बहुत कम आएंगे, इस पेपर में मैं बहुत कम मार्क्स लूंगी। तो मार्क्स लगाने वाला बंदा अगर उसके साथ ये बात करे 100 में से देखें आज जो सिचुएशन जारी 100 में से एक बच्ची भी अगर उस पर एग्री हो जाए तो आपका पूरा जालदार हो गया। आपका तो वो जो आपका जो वो पोर्शन था वो वाला कह लें कि उस्ताद वाला, बाप वाला, वो तो आपने खुद ही उसको जो है वो डैमेज कर दिया। तो बात ये कि ये तालबात को वहाँ पे हरासमेंट का सामना करना पड़ता है और ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ये खाली बातों में नहीं है। दूसरा दफातर में, अब दफातर में जो काम करती हैं खवातीन, वो घर से जब निकलती हैं तो वो शौक से नहीं निकलती बल्कि वो किसी ना किसी वजूहात की उनको जो है वो अपनी चार दीवारी से बाहर निकल के अपने घर वालों के लिए कुछ करना पड़ता है। वहां पे उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, हरासमेंट के लिए कवानीन मौजूद है, सारा कुछ। लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला नहीं खत्म हो रहा, ना ये खत्म होने का नाम ले रहा है। और ये आज से नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट दौर से चलता आ रहा है। ठीक है, अब इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ। ये मैं आपको उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो आपने मुझसे किया कि तब जो है उसके जिम्मेदार कौन थे, इनको रोका क्यों नहीं किया। वो दफातर में जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं,
जॉब सिक्योरिटी उसकी है जिसने आपके साथ कम्युनिकेट करना है, जिसने आपके साथ फोन करना है, जो आपने कहना जी में जी मिला ना, आपको सीट भी आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपकी वो इंक्रीज होती जाएगी और आप अपडेट होती जाएंगी, आपकी सैलरीज वगैरह हर चीज। तो ये चीजें यहाँ पे ये दफातर में ये हाल है। अब जो घरों में काम करने वाली बेचारी जा रही है, अब वो घर में काम क्यों कर रही है, किसी के बर्तन क्यों धो रही है, किसी के कह लें कि वो जो फर्श पे जो पोछा लगा रही है वो क्यों लगा रही है, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए है कि वो मजबूर है। अब जिस दिन घर में वो खतूने खाना मौजूद नहीं है, उसके बच्चे मौजूद नहीं, बंदा है अकेला है, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो उसको कहता है कि भाई ये मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग तो कितनी ले रही हो तुम, वो कहती है मैं 6,000 ले रही हूँ, 8,000 ले रही हूँ, 10,000, वो कहती है यार ये टेंशन नहीं खत्म, क्या क्यों मसला, वो मेरी बेटियां जवान है, अच्छा ये मसले हैं तुम्हारे सारे मसले हल कर देते हो, कितने पैसे लगते हैं बेटी पे। अब ये सारी चीजें देखें, आपने 6 महीने साल लगा कर ऐसे इकट्ठे करके कमेटियां डालकर अपनी बेटी की शादी करनी थी, और एक कोठी वाला आपको एक ऑफर दे रहा है कि यार अगर आप सिर्फ मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग करें तो देखें आपकी बेटी के लिए जो है वो मैं 2, 4, 5, 7 दिन में जो है वो बंदोबस्त कर देता हूँ, तो आप बस मेरे साथ राब्ते में रहें और जैसे मैं कहता हूँ वैसे करते रहें। अब वो 4 दीवारी है, उस पर बंदा जो बाज दफा देखें, गुर्बत बड़ी खौफनाक चीज है। गुर्बत एक ऐसी खौफनाक चीज है कि इंसान के जो कभी अपने वहमो गुमान में नहीं होता तो वो अपने से ही इंसान के ऐसे फैसले हो जाया करते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी मिसालें आपको अपने इतराफ में इधर उधर माशरे में बेशुमार मिलेंगी। सो ये घर में काम करने वाले बंदे की, अब देखें मैंने आपको सिर्फ 3 शोबे बताए हैं, बताने चलेंगे तो बहुत सारे शोबे हैं। तो इनमें जब ये चीजें हो रही थी माजी में, तब ये लोग कहाँ थे? जब तलबा तालबात और नौजवान नस्ल के हाथों में VCR से लेके CD प्ले और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीजें जैसे जैसे आती गई, और जैसे ये स्मार्टफोन आया और कंपनीज ने दिन रात जो है वो आपको ऐसे से अच्छे जबरदस्त सस्ते पैकेज दिए कि आपने दिन रात एक कर दिया, आपने व्हाट्सएप नहीं छोड़ा, आपने वाइबर नहीं छोड़ा, आपने फेसबुक मैसेंजर नहीं छोड़ा, आपने लाइव कॉल नहीं छोड़ी। यानी कि देखें, आप अगर नेट पे अगर पोर्नोग्राफी के हवाले से भी अगर सर्च करें तो आपको ज्यादा तादाद ऐसी लड़कियों की नजर आएगी, खवातीन की नजर आएगी कि जो खुद जो है वो कैमरा लगा के मोबाइल सामने रख के तो जो है ना वो अपने जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं। तो देखें, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये खौफनाक सिचुएशन है जिसको आज हमने कंट्रोल ना किया तो ये आइंदा आप कह लें कि कभी हो जाएगा। कभी कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आनी, कोई कुछ नहीं होना, इसमें ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की है। आज कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा जहाँ पे कोई ये लड़का कहने को तैयार हो कि ये मेरी हमसाई मेरी बहन है। अब बहन जो है वो एक गाली बनती जा रही है। आपके रिश्तों का तकद्दुस देखे ना। अब मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जो अपने चाचे को चाचा कहते थे, हम ताए को ताया कहते थे, खालू को खालू कहते थे, खाला को खाला कहते थे। अब चाचा ताया मामा जितने भी हैं सारे के सारे अंकल हो गए हैं, और जो आपकी पुप्पी है, जो आपकी खाला है, जो आपकी चाची ताई, वो सारी की सारी आंटी हो गई हैं। तो देखें, जब से आपका आंटी और अंकल वाला सिस्टम राइज हुआ है, अगर आप ढूंढने चले आपको सब कुछ मिल जाएगा कि ये माजी से अब तक आपने कहां से कहां पहुंच के तो कहां पे गलतियां की और कहां पे होता है। अब देखें, ये अब एयरपोर्ट रोड के ऊपर एक ऐसा घर है जिसके बारे में पिछले दिनों में दाखिला को लेटर लिखा गया है एक खतून की तरफ से जो वहां से आई थी अपना रशिया से। तो उसने कहा जी मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं यहाँ पे आई तो मुझे कहा गया कि आपने घर में जो है मेड का काम करना। तो मेड के काम के लिए मैं आई तो यहाँ पे मुझसे जो है जिस्म फरोशी शुरू करवा देगी। सुदाबा नाम की एक खतून है, तो वो भी रशियन है, लेकिन उसने जब हमें बुलाया तो ये बुलाया और यहाँ पे भी है। अब वो कहती है कि वहां से मैं किस तरह से भागी हूँ ये मैं जानती हूँ, और किसी को इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, सोच नहीं सकता बंदा। क्यों कि जो वो खतून है वो आला हुकूमती शख्सियात को और आला ब्यूरोक्रेसी को जो है वो बैरून ममालिक की लड़कियां सप्लाई करती है। अब देखें, इसमें जब मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो मैंने कहा यार ये एक यही खतून बची है कि जो हमारे हुक्मरानों को इधर उधर, तो नाम न जाहिर करने की शर्त पे मुझे एक बड़े मोतबर कहने के बंदे ने बताया कि उसने कहा जी देखें, एक खातून रशिया से आई है, वो इस मुल्क की नहीं है, वो इस धरती की नहीं है, उसकी जुबान ये नहीं है, वो इन लोगों को सही तरह से जानते पहचानते नहीं है, तो वहां पे ये लोग कुछ भी करेंगे ना वो इनको ब्लैकमेल नहीं करेगी। हमारी लोकल लड़की फॉर एग्जांपल अगर कोई हुकूमती रुकन जो है वो अगर उसके साथ कुछ ऐसा करता है या कोई ऐसा मामला होता है तो वो कल को कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लाजमी बताएगी कि फलां मेंबर कौमी असेंबली ने या फलां मेंबर सूबाई असेंबली ने या फलां ब्यूरोक्रेट ने या फलां बंदे ने मेरे साथ ये किया। तो ये उस जो है वो ब्लैकमेलिंग
मीटिंग से या उस स्कैंडल को जो हाईलाइट से बचाने के लिए ये इस लेवल पे ये काम किया जाता है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारी ये चीजें वो कहाँ चली जाती हैं कि जब हम वोट लेने की बारी आती है हम तरले कर रहे होते हैं, हम जो है वो दरवाजों पर दस्तक दे रहे होते हैं, हम बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम अपने जो है वो ऐवानों में जाके बैठते हैं तो नौजुबिल्ला हमसे बड़ा जो है वो डेवल कोई नहीं होता, शैतान कोई नहीं होता। तो ये चीजें जो है ये खाली करप्शन की हद तक नहीं है। देखें, जिस मुल्क में आपकी करप्शन के केसेस पे केसेस, तारीखों पे तारीखें, वो रेफरेंस पे रेफरेंस हो, देखें वहां पे अगर आप थोड़ा सा इस तरफ अगर कोई इदारा अगर वाकई संजीदगी से और मुहिब्बे वतन होके अगर सेक्सुअल एंगल से भी कोई अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करे तो मुझे दावे से मैं कह सकता हूँ कि आपको इतने को स्कैंडल मिलेंगे और इतनी चीजें मिलेंगी कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके ऊपर कौन लोग जो है वो हुकूमत कर रहे हैं और किस तरह से। और ये आज की बात नहीं है, ये हुक्मरानों का सिलसिला जो है वो बड़ी देर से चलता चला आ रहा है कि ये सारा कुछ हो रहा है और पता नहीं ये कैसे पॉसिबल है। आईजी पंजाब, क्या आज आईजी पंजाब की सीट क्रिएट हुई है? क्या आज डीआईजी की सीट क्रिएट हुई है? क्या आज सीसीपी हो गई? ये बात नहीं है। वर्दियां चेंज होती रही, लोग चेंज होते रहे, डिपार्टमेंट तो होती है, रूल्स तो वही है, एक्ट तो वही है। तो बात यह है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी तब भी थी, जना की सजा तब भी थी, जना बिल जबर की सजा तब भी थी, जना बिल रजा की सजा तब भी थी, अगवा बराए तवान की सजा तब भी थी, अगवा बराए जना की सजा तब भी थी, बच्चों के साथ ज्यादती की सजा तब भी थी, आज भी है। आपने बल्कि उसमें तब्दीलियां की, आपने उसमें बेहतरियां लेके आए। तेजाब गर्दी का मामला एक बड़ा नासूर बन चुका था, तब जाके जो है कौमी असेंबली में एक बिल पास हुआ जिसमें उन्होंने उसको 780 में लेके आए, दहशतगर्दी में लेके आए। नो डाउट कि इसमें बहुत ज्यादा कमी हुई। उस मंजूरी के बाद, उस बिल की जो है वो पास होने के बाद और उसमें सजा का तयन करने के बाद लोगों को भी इस चीज का इल्म हो गया कि नहीं यार, तेजाब फेंकेंगे हमारे ऊपर दहशतगर्दी लगेगी। पहले ये होता था कि तेजाब फेंका अगले से जमानत होगी, अब ये हुआ। लेकिन देखिए इम्प्लीमेंटेशन, बात फिर वही आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन, आज से दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं होती। आपने सेक्सुअल सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है? आपने दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए एक अलग आपको डिपार्टमेंट बनाना पड़ गया, आपको सीटीडी बनाने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट आपको बनाना पड़ गया। उसका एआईजी लैदा किया आपने, उसका डीआईजी लैदा किया, उसकी फोर्स लैदा की, उसकी हर चीज आपने लैदा की। यार इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पाकिस्तान में, अपने वतन अजीज में आप ये एक सेक्स जो है, ये एक जो सिलसिला चल रहा है, जो गन चल रहा है, आप उसको रोकने के लिए भी आप एक सेक्स फोर्स बनाएंगे। ये ऐसे यानी कि लम्हा फिक्रिया है कि हम जब कोई चीज कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम उसकी एक फोर्स बना देते हैं। स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा हो गया जी, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा, स्ट्रीट क्राइम को और बाद में पता चला कि जी उस स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए एक फोर्स आएगी, उसको डॉल्फिन फोर्स कहते हैं, उसका साथ देने वाली पीरू फोर्स होगी, पीआरयू, ठीक है। तो वो गाड़ियों पे फिरेगी, मोटरसाइकिल पे फिरेगा, स्ट्रीट क्राइम खत्म हो जाएगा। उसके आने के बाद जो है स्ट्रीट क्राइम डबल हो गया, ठीक है। अब ये जो था काउंटर डिपार्टमेंट, बम धमाके बहुत हो रहे हैं तो हमें जो टेररिज्म डिपार्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, पुलिस के अंदर आईजी के अंदर ही काम करेगा वो, आईजी पंजाब के, तो वो कर दिया आपने। तो इसका मतलब ये है कि आपने ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए एएनएफ जो है वो बनी हुई है। ड्रग इंस्पेक्टर का सारा कुछ है। आपने जब देखा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी होना शुरू हो गई बहुत ज्यादा, आपने एवीएलएस बना दिया, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ आपने बना दिया अलहदा से कि जी ये सारा भी। जब आपने देखा तो बड़े बड़े क्राइम होना शुरू हो गए, 1.5 करोड़ की डकैती, 2 करोड़ की डकैती, आपने कहा ये डकैती को कौन जो है वो करेगा, ये आम पुलिस से नहीं हो, उसके लिए खास पुलिस आपने सीआईए बना दी। तो बात ये है कि देखिए विंग पे विंग बनाई जाना, स्क्वाड पे स्क्वाड बनाए जाना, आप इस तरह से नहीं कर सकते। अब ये चीज अगर आज हम हाईलाइट कर रहे हैं अपने इस चैनल के वसातत से, अगर इसको हम आज हाईलाइट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम थोड़ा सा अगर इस पे जोर दें, सिविल सोसाइटियां बोले, अवाम बोले और इस पे जो है गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा वो करे कि जी हाँ ये तो वाकई बड़ा इशू है, लड़के लड़कियां तबाह हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला, तो उसके लिए क्या होगा मुझे बताएं? एक जना फोर्स बन जाएगी या एक सेक्स फोर्स बन जाएगी या एंटी सेक्स फोर्स बन जाएगी। तो ये चीजें जो है ना, ये आज से नहीं है, बहुत देर पहले से करना होता तो बड़ी देर पहले हो जाना था जी।
सर ये बताइएगा, आपने सराय की बात की, हम सब जानते हैं ये सराय जो है होटल्स और गेस्ट हाउस जो हैं वो सराय की एक अपग्रेड शक्ल है, तो जिनाकारी के मामले में हम ये होटल्स और गेस्ट हाउस को कितना कसूरवार ठहरा सकते हैं, उनको कसूरवार ठहराना ठीक है? जी देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, कसूरवार ठहराने की बात ये है, आप कारोबार, आपका कारोबार है, ये होटल लाइन जो है वो एक कारोबार है। कभी ये होटल लाइन जो होती थी ना, ये मैं आपको बताता चलूं, जो लोग लाहौर के पुराने रहायशी हैं, मैं सिर्फ लाहौर की सिर्फ फिलहाल बात कर रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान में इसी तरह, बल्कि दुनिया भर में इसी तरह है कि जो होटल्स होते हैं वो बस स्टैंड, एयरपोर्ट और जो आपके स्टेशन होते हैं, रेलवे स्टेशन, ये उनके करीब हुआ करते हैं। ये इसलिए कि जो दीगर शहरों से, दीगर सूबों से या दीगर ममालिक से जो लोग अब आपके यहाँ पे आते हैं ना, वो वहां पे स्टे करते हैं। वो इस तरह से होता है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। लाहौर एक तारीखी शहर है, 12 दरवाजे हैं इसके अंदर शाही किला है, इसके अंदर खानदान ने जो चीजें बनाई हुई है, जैसे शाही इमाम है, जैसे बादशाही मस्जिद है, जहांगीर का मकबरा है, नूरजहां का मकबरा है, इसके अलावा बेशुमार चीजें, शालामार बाग है। तो ये सयाह जो है वो यहाँ पे देखने आते हैं, और आज की बात नहीं है, बड़े अरसे से देखने आ रहे हैं। तो ये जब सयाह यहाँ पे आते हैं, जाहिर बात है सड़क पे तो नहीं सोएंगे ना, उनके यहाँ पे कोई चाचा मामा ताया रहता है, तो वो क्या करेंगे, वो किसी न किसी होटल में या किसी न किसी गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। उसके लिए ये होता है कि जो वो वहां से आया है वो यहाँ पे सीधा किसी मोहल्ले में नहीं आके उतरेगा, वो किसी एयरपोर्ट पे उतरेगा, तो वो एयरपोर्ट के नजदीक कहीं कोई ना कोई गेस्ट हाउस या होटल देके वहां पे ठहरेगा। अच्छा, ये होगा बैरून ममालिक से। अब जो हमारे दूसरे सूबों से, यानी कराची सिंध में है, तो वहां से अगर कोई बंदा आता है, या पिशावर जो है वो केपीटी में है, वहां से कोई बंदा आता है, वो ताजर है, वो जूती का काम कर रहा है, वो कपड़े का काम कर रहा है, वो सुनार का काम कर रहा है, वो कोई भी काम कर रहा है, वो अपनी एक आइटम लेके यहाँ पे आता है कि लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो शाह आलम मार्केट है, तो मैं वहां पे जाके अपना सामान जो है वो कराऊंगा, सैंपल जो मैं लेके आऊँ, मैं ऑर्डर लेके यहाँ से निकलूंगा लाहौर से। तो उसको शाह आलम मार्केट फिरने के लिए कुछ टाइम चाहिए, कुछ दिन चाहिए, कि वो एक दिन जाएगा, वो तो एक मार्केट फिरेगा, दूसरे दिन वो अनारकली फिरेगा, तीसरे दिन वो इशरा। तो इस तरह उसने सोच के आया कि उसने एक हफ्ते का या 4 दिन का, 5 दिन का टूर, तो उसका अगर यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है लाहौर में, तो वो कराची से निकला लाहौर आया, तो उसने काम तो करना है। अब रिश्तेदार का इंतजार तो नहीं करेगा, मेरे रिश्तेदार को होता तो मैं जाता, वो आएगा, वो आके स्टेशन पे उतरेगा, या अगर वो बाई एयर आया तो वो एयरपोर्ट पे उतरेगा, अगर वो बाई रोड आया तो वो किसी लारी अड्डे के करीब उतरेगा। तो बात ये कि उनके करीब जो होटल्स होंगे, जो गेस्ट हाउस होंगे, वो वहां पे अपनी जो है वो शिनाख्त बता के, शनाख्ती कार्ड दे के स्टे करेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन अपना काम करेगा, और फिर वो वापस चला जाएगा साफ सुथरे तरीके से। अब ये कसूरवार क्यों है, आपका सवाल ये है, सॉरी, कसूरवार ये इस तरह से है कि होटल इंतजामिया की अपनी भी कोई ना कोई गैरत होनी चाहिए, कोई ना कोई शर्म होनी चाहिए उनके अंदर, कि हम जब किसी को ठहराते हैं तो हमारे पास जब एक लड़का आता है और कहता है कि जी मैंने कमरा लेना है, आप कहते हैं कि जी आपने कमरा लेना है तो आप मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाएं। अगर वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाता है, पता चलता है वो होटल से 2 मोहल्ले छोड़ के उसका जो है वो घर है, तो क्या होटल वाले को इस बात का पता नहीं चलता कि यार ये बंदा लाहौर का रहायशी है, बस ये 4 घर छोड़ के, 4 गलियां छोड़ के, या 4 मोहल्ले छोड़ के इसका घर है, ये मेरे होटल में कमरा क्यों ले रहा है? ये तो एक आम सी कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कोई इतना कोई कहने को सोचने वाली या कुछ समझने वाली बात नहीं है। अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, तो क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे या ब्यूरोक्रेसी या जो आला हुकूमती ओहदेदार से बैठे हुए हैं, क्या किसी के ज़हन में ये बात नहीं आती कि होटल का अगर डाटा आप चेक करें तो होटल में ठहरने वाले जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 100% आपका 1 महीने का बिजनेस है, तो 100% में से बड़ी मुश्किल वाली बात है कि 5% लोग सिर्फ कहीं से आए हों बैरून शहर से, अदरवाइज आपको ज्यादा तादाद जो है वो वही नजर आएगी जो लड़के लड़कियां जो है वो आते हैं और वहां पे कुछ घंटों का स्टे करके और ये जो है वो गंद मार के चले जाते हैं। अब इसमें मुझे ये बताएं, क्या होटल वालों की गलती नहीं, क्या पुलिस वालों की गलती नहीं? देखें, काम अगर आपने अपनी ड्यूटी, अपने फ्राइज जो है ना वो अगर सही तरीके से अंजाम दिए हो ना, तो कभी हो नहीं सकता कि आपका मुआशरा जो वो इस तरह से तबाह हो रहा हो। तो ये पुलिस हो गई, ये होटल वाले हो गए। जो आपने सराय की बात की है, मैंने आपको शुरू में ये बात सुनी थी, जो सराय हुआ करती थी कभी, वो सराय परदेशियों के लिए हुआ करती थी। अब एक बंदा अपने ही शहर में कुछ घंटे के लिए किसी जगह पे स्टे क्यों करेगा? अब ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इस
बात को क्या आप लीगलाइज नहीं कर सकते? क्या इस बात को आप हाईलाइट नहीं कर सकते? क्या इस बात को आप पकड़ के तो अपनी आप जनरेशन जो है वो तबाह होने से बच नहीं सकते? चले आप मैं छोड़ दें, हम तो शायद किसी भी जिस तरह जो है बोल बोल के अपना जो है फराइज अंजाम दे दें एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन जो हुकाम बाला है जिनके हाथ में सब कुछ है, क्या उनका ये काम नहीं बनता? क्या ये फर्ज नहीं बनता? वो होटलों में एक दफा ये तो चेक करें कि क्या होटल में ठहरने वाले लोग कि जो मकसद है बनाने का, क्या उस मकसद के मुताबिक होटल चल रहे हैं? होटल का मकसद तो यही होता है ना कि एक परदेशी को आपने ठहराना है। अब एक बंदा लाहौर का रहशी है, ठीक है, वो कुछ किलोमीटर पर कुछ किलोमीटर क्या कुछ गज के फासले से उठ के आता है और वहां पे रहता है, वो एक महीने में वो 6-6 दफा होके जाता है वहां पे। तो क्या इसका मतलब क्या हो सकता है? मुझे ये नहीं समझ आती कि एक ओपन बात है उसको ये कानून के दायरे में बिल्कुल नहीं लेके आ रहे। और अभी आपको ये भी मैं बात बताता चलूं कि इनको इतना को तहफ्फुज है कि जब होटल की आपने यानी कि पुलिस ने रेड करनी होती है तो वो रेड करना उनके लिए इतना को मुश्किल होता है। वो क्या कहते हैं, एक इश्तिहारी की तलाश है हमें, वो इश्तिहारी के चक्कर में आते हैं तो आके दरवाजे दरूजे तोड़ के अंदर से जो है ना वो जो भी हो रहा होता है उनको पकड़ते हैं और ले जाते हैं। ये उन होटलों पे होता है जो होटल पैसे नहीं दे रहे होते, जिन्होंने मंथली दी होती है उनको खुली छुट्टी है। अभी इन्होंने क्या किया है कि ये बातें ये पहले भी हो चुकी हैं, अखबारात में, टीवी चैनल्स में ये चीजें चल चुकी हैं कि जी जो स्टूडेंट्स हैं वो इन होटलों में जाते हैं और इस तरह के मामला तो हमारी नस्ल तबाह हो रही है। उसका इसमें इन्होंने कितना प्यारा खूबसूरत हल निकाला। स्कूल टाइम में वर्दी के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर ना लड़की ना लड़का किसी होटल के अंदर नहीं जा सकते, किसी पार्क के अंदर नहीं जा सकते, किसी सिनेमा हॉल, किसी थिएटर के अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने कपड़े चेंज कर ले, अपने स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पुटा लगा के, भाग के, दौड़ के, गायब होके उनको जो है वो चकमा दे के, तो अगर आप अपने कपड़ों का बंदोबस्त कर लें कि अपना आप जो यूनिफॉर्म है उसको सिर्फ आप जो है ना उतार के कुछ और पहन लें तो आप जहां मर्जी जा सकते हैं। देखें, ये कोई हल नहीं है कि आप यूनिफॉर्म में नहीं जाएंगे तो आप दूसरे कपड़ों में। इसका मतलब यही हुआ ना कि हमने एक कानून बना दिया है, आप उस कानून के तहत इन कपड़ों में नहीं आएंगे, आप दूसरे पहन के आ जाए। तो आपने खत्म कहाँ पे करवाया? आपने तो ये आपने उनके लिए आसानी पता कर ली कि भाई आप अभी ये जो मामला है, अभी साफी जो है उन्होंने ये शोर मचाया और मीडिया ने और सोशल जो है लोग हैं उन्होंने, तो आप ऐसे करें बच्चों के, आप ना यूनिफॉर्म उतार दें, आप कुछ और पहन के तो आ जाए करें, कोई मसला नहीं है। तो देखें, होटल वाले इसमें बिल्कुल जुर्मदार है और ये एक कह लें कि अब वो बनता जा रहा है, एक मुनाफा बख्श कारोबार बनता जा रहा है 2 नंबरी का, ठीक है। तो इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, इसमें अब बात निकले तो बड़ी आगे तक जाएगी, इसका फायदा कोई नहीं है, इसमें बड़े ऊपर तक जो है ना वो पैसे जाते हैं। मेरी एक एसएचओ से बात हुई थी, मैंने उसको कहा कि यार ये आप क्या हराम खाते रहते हो। उसका पहले मेरा जरा अच्छा था, उसने मुझे खुल के बात की, उसने कहा साहब अगर मैं नहीं खाऊंगा ना तो कोई और खा लेगा, नौकरी बचाने के लिए मुझे करना पड़ता है। ऊपर तक जाते हैं, सिर्फ मेरे घर में नहीं जाते। तो ये बातें इस तरह की हैं और इसमें आप अगर बात उस सराह से आज के होटल्स और गेस्ट हाउस का मुआवजा करें ना तो आप गलत करेंगे। आप उनका मुआवजा इसके साथ नहीं कर सकते। वो मजबूरी के लिए बनाई गई थी और उनकी सहूलत के लिए बनाई गई थी। जो परदेसी थे ये सहूलत के लिए बनाई गई उनके जिन्होंने जना करना वहां पे आके। जी सर, ये बताइएगा कि आपने बताया कि मजबूरी में जो है वो ख़वातीन ये मकरूह धंधा करती हैं, फिर इनको बलखुसूस बाहर के ममालिक भी भेजा जाता है जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे जिस्म फरोशी कराई जाती है। तो ये चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड होंगी ना, तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे या जो हुकूमत है वो इक़दाम क्यों नहीं कर रहे इस पर? हाँ जी, देखिए अब ये एक ऐसी खौफनाक शक्ल है आपके मुआशरे में ज़ना की, ऐसी खौफनाक शक्ल है कि जिसमें आप पूरी दुनिया में जलील होते हैं, बाकायदा पूरी दुनिया में। अगर हम ईद से पहले, छोटी ईद से पहले, अगर हम न्यू ईयर से पहले कभी एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे आपको जगह जगह जो है वो लड़कियां वो रोती हुई नजर आएंगी, तैयार हुई होंगी, उन्होंने बड़े डेंटिंग पेंटिंग करके वहां पे बिठाई होंगी, तो वो ना वो रो रही होंगी। तो अच्छा, वो तादाद उनमें जो है ना वो उनकी है जो कह लें कि किसी न किसी ग्रोह के हाथ में है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करके मैं आपको बताता हूँ, ये बात मैं आपको एंड में बताऊंगा कि ये बैरून मुल्क वाला क्या मामला है। ये जो लड़कियां, ये बच्चियां जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाती हैं, उनको
अब मैं ओपन अल्फाज में आपको बताता हूँ, उनको घेरने के लिए, उनको फंसाने के लिए अपने धंधे में, अपने जाल में, अपने मकरू धंधे में फंसाने के लिए इन्होंने खूबसूरत लड़के रखे हुए हैं। वो लड़कों को इन्होंने अच्छी पैंट, शर्ट, गाड़ी, घड़ी, सोने की चेन, मोबाइल, यानी कि एक बड़ी अच्छी लुक दे के उनको बड़ा तैयार त्यूर करके इन्होंने भेजा ताकि ये स्कूल की छुट्टी टाइम पे और सुबह स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे इन्होंने इन तालीमी इदारों के अतराफ में घूमना होता है। इन्होंने एक आध लड़की को फंसा लेना है, ठीक है, उसको अपनी मोहब्बत के चांस से ये वो सारा फिर अपनी उस जगह पे ले जाना जहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वहां पे ये महसूस ये करा था कि मैं पहली दफा आपके होटल में आया हूँ। वहां पे 2 से 4, 6 कैमरे जो हैं वो मुख्तलिफ एंगल्स पे हिडन कैम लगे होते हैं। अच्छा, अब हिडन कैम की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूं कि हिडन कैम जो है वो तकरीबन हर सूरत में जो है वो हर शक्ल में आपको वो नजर आएंगे। वो चार्जर में लगा होता है हिडन कैम, वो आपकी ऐनक में लगा होता है, वो पेन वाला सिस्टम तो बहुत पुराना हो गया है। उसके बाद एक स्क्रू होता है, पेच होता है, उसके अंदर भी जो है वो हिडन कैम लगा होता है। कैप के अंदर हिडन कैम लगा होता है। आपके वो जो लेटर सिगरेट जलाने वाला उसके अंदर हिडन कैम लगा हुआ है। की चेन के अंदर हिडन कैम लगा हुआ है। यानी कि हिडन कैम आप कहीं पर भी बड़ी आसानी से इंस्टॉल करके तो उसमें आप वो उस कमरे में होने वाली जो भी एक्टिविटी है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये बच्ची एक सच्चे प्यार के चक्कर में उसके साथ जो है वो फंस गई, फिर वहां तक पहुंच गई, फिर वहां पे जो रिकॉर्ड हुआ वो उसकी जिंदगी के लिए अजाब बन गया। कई लड़कियां ऐसी हैं जो अपने घर बार छोड़ के जा चुकी हैं। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये है कि इंजेक्ट कर दिया जाता है कोई ना कोई नशा। अब वो नशे की लत जो है वो 1 से 2 दफा तो आपको उसने दिया, उसके बाद आप मांगा, जब आपने मांगा तो फिर आपसे रिक्वायरमेंट शुरू हो गई, ठीक है, गिव एंड टेक, चले आ जाए, आप आएंगी, आपको हम जो आप मांग रही है वो आपको मिल जाएगा, जो हम कह रहे हैं वो आप हमारा कहना मान लें। उसमें फिर आगे दूसरे लोगों को, गाहकों को फिर तस्वीरें उतार के रख लेना, ये इतना को ओपन चीज है मुझे बताते हुए, यानी कि बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं एक आम बात बता रहा हूँ, इसमें खास बात नहीं है, ये आम बात है। आप होटल में जाते हैं, आप कहते हैं जी मैं तो अकेला आया हूँ भाई, आपके पास क्या है? वो कहते हैं जी ये यूनिवर्सिटी की लड़की हैं, ये उनकी लिस्ट है, ये तस्वीरें देखें व्हाट्सएप पे, उसमें खोल खोल के गैलरी में आपको दिखाना हूँ बैठ के। फिर उसने कहना ये घरेलू खवातीन है, ये देखें, फिर उसने कहा ये प्रोफेशनल है। इनको उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई होती, तब बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। तो ये चीजें एक आम सी चीजें होगी। अब जो तो किसी ग्रोह के हत्थे चढ़ चुकी हैं, अब गांव से एक लड़की को उठाया कि जी आपने काम करना है, आपको हमने शहर में जो है ना किसी फैक्ट्री में काम पे लगा रहे हैं, किसी घर में काम पे लगा रहे हैं, तो वो घर से गांव से जब यहाँ पे आई और उसके साथ जो हुआ और आगे जो उसको ख्वाब दिखाया गया कि भाई तुम आगे इस काम में, इस धंधे में आगे जाओ, देखो मर्द बाहर जाते हैं, कमाते हैं और अमीर हो जाते हैं, बना लेते हैं, और तुम्हारा तो काम भी बड़ा शॉर्टकट है, तुमने सिर्फ जाना है वहां पे और वहां पे आपने 2 महीने 3 महीने लगाने और बड़ा अमीर हो जाएंगे यार। अब वो उनके लिए ना आगा ना पीछा, वो कहते हैं अब करे क्या। अब जिस दलदल में पैर रख चुके हैं, क्यों ना इस दलदल में थोड़ी देर और रहते हुए हम अपना जो कह ले के आखिरी वक्त जो है, बुढ़ापा जो है, जो अपनी फैमिली है, जो पीछे घर बार सबको संवार लें। वो ख्वाब यही दिखाए जाते हैं, सबज बाग यही दिखाए जाते हैं, जिस पे जो है ना वो उनका कहना मान के, तो ये एक कह ले के वो जो है ये 20-20 लड़कियां, एक एक ग्रुप 20-20 लड़कियां, 15-15 लड़कियां, तो ये बैरून ममालिक भेजते हैं। अब देखें फिर वहीं पे आगे जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी कि जब आप दुबई में भेजते हैं, जब आप सिंगापुर में भेजते हैं, जब आप हांगकांग में भेजते हैं, जब दूसरे ममालिक में आप पाकिस्तानी लड़कियां भेजते हैं, अब मुझे बताएं सब जलाली परचम का वो तकद्दुस कहाँ गया? देखें हमारा पाकिस्तान जिसको बनाने के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे इस्लाफ ने कुर्बानियां दी, उन्होंने जानों की कुर्बानियां दी, उन्होंने माल की कुर्बानियां, लोग अपना लाखों करोड़ों की जो है जायदाद वहां पे वो छोड़ छाड़ के तो जो है ना कपड़ों में जो है वहां पे बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान आगे कि नहीं वहां पे हिंदू हैं, सिख हैं, हमारी इज्जतें महफूज नहीं, हमारे माल मवेशी महफूज नहीं, हमारी जमीनें महफूज, हम खुद महफूज नहीं, हमारी इबादत गाहें महफूज नहीं, हमने वहां पे नहीं रहना, हम लानत भेजते हैं सारी चीज पे। वो अगर उस एरिया में आ गया, उस मुल्क में आ गया तो वो हमारा नहीं, वो हम पे हराम है, दफा करें। उजड़ पुजड़ के वो यहाँ पे आए। अब जिनकी माओ को, जिनकी बहनों को, जिनकी बेटियों को सिखों हिंदुओं ने उठा लिया, सबको पता, तारीख शाहद है, ये कोई ऐसी बात नहीं जो मैं नहीं कर रहा हूँ, सबको पता है कि ये नई बात नहीं, पुरानी बात है कि हमारे बड़ों ने इज्जतों की भी कुर्बानियां दी हैं। अब इज्जतों की कुर्बानियां देने के बाद आज आप जहाजों में अपनी बच्चियों को बिठा के बैरून मुमालिक पेश करते हैं जनाकारी के लिए, तो कैसे पॉसिबल है कि आज मैं यहाँ पे एक शो के अंदर ये चीजें जो है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो क्या ये मैं कोई बहुत बड़ा कोई कह लें कि स्कैंडल वो जो है वो बेनकाब कर रहा हूँ? नहीं, ये एक रूटीन की बात है। अब ये रूटीन मैटर है।
یہ کسی کا محلے سے بھی اگر آپ یہ بات کنفرم کریں گے تو وہ بھی کہیں گے ہاں جی ہمارے یہاں سے لڑکیاں عورتیں جاتی. تو دیکھیں کتنے شرم کی بات ہے, پھر ڈوب کے مرنے والی بات ہے کہ تب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ایک ملک بنایا, ایک وطن بنایا, ایک ایسا ہم نے کہہ لیں کہ امن کا گہوارہ بنایا جو اسلام کے نام پہ بنا, جس میں ہم نے اقلیت کو آزادی دی. اس کے لیے ہمارے بڑوں نے, ہماری خواتین نے, ہماری دادیوں نانیوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی, اپنی عزتوں کی دی کہ کوئی بات نہیں, اگر آج ہمارے اوپر یہ وقت آ رہا ہے تو ہم یہ تو برداشت کر کے مر جائیں گے, لیکن ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ باعزت طریقے سے, اب وہ تو باہر کے ممالک میں آپ بھیج رہے ہیں, چلے اس کو بھی چھوڑ دیں, ماشاء اللہ یہ جو ہوٹلز میں لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں, یہ جو زنا کاری ہو رہی ہے ہر گلی محلے میں تقریباً جو ہے کہہ رہے ہیں, کو بتایا کہ 600 سے زائد جو ہے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں. اب ان میں ایک لفظ ہوتا ہے چکلا, وہ ہوتا ہے گھروں میں جو ہے نا وہ کاروبار کرتے ہیں جسم فروشی کا, ٹھیک ہے. اب وہ بھی بیچ میں ایڈ کریں تو یہ تو آپ کا 1000 سے اوپر چلے جائے گا یہ اڈے جو ہے یہ جسم فروشی کے. تو اب مجھے یہ بتائیں ان کی تو روحیں کانپ چکی ہوں گی اب تک یہ چیزیں دیکھ کے کہ ہماری عزتیں لٹ گئی, ہمارے مال, ہماری جانیں, ہماری ہر چیز لٹ گئی اس ملک کو بنانے کے لیے. تو دیکھیں آج ہمارے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے, کیا ان کو فائدہ ہوا, اور کیا آپ نے ان کی قربانی کا جو ہے وہ تقدس رکھا, کیا ان کی قربانی کا آپ نے جو ہے وہ رکھا کہ آپ کہیں پہ یہ کہہ سکے کہ آپ ایک بڑی اچھی مہذب قوم ہے اور آپ ایک بڑے کہہ لیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ کی غیرت اور آپ کی جو ہے شرم اور آپ کی حرمت جو ہے وہ پوری دنیا میں دیکھیں مسلمان ہونا وہ اور چیز ہے, مسلمان بن کے دکھانا وہ اور چیز ہے. اور یہاں پہ بات صرف مسلمان کی نہیں ہے, جیسے کہ ہمارے پرچم کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ سبز لالی پرچم ہے ہمارا اور اس کے ساتھ ایک وائٹ کلر کی پٹی ہے, تو وہ ایک اقلیتیں جتنی بھی ہیں ان کی آزادی کی ہے. تو اگر ہم اوور آل بات کریں مسلمان سے ہٹ کے تو پاکستانی تو ہیں نا سارے, لیکن اس کے باوجود نہ تو ہم نے پاکستانی بن کے دکھایا, کیونکہ پاکستان جب بنا تھا جس چیز کے نام پہ بنا تھا اس میں پاکستانی تو شناخت بھی کچھ اور ہونی چاہیے تھی, ان میں غیرت کچھ اور ہونی چاہیے تھی, ان کی حرمت کچھ اور ہونی چاہیے تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہ تو نئی نسل کو پتہ ہے اور نہ ہی نئی نسل کو سنبھالنے والوں کو پتہ ہے, نہ ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتہ ہے. یہ جھنڈا اب صرف جو ہے ہمارا پرچم جو ہے یہ صرف ایک تہوار کے اوپر لہرانے کے لیے رہ گیا ہے, یا گاڑیوں کے اوپر MNA MPs کی گاڑیوں کے اوپر لہرانے کے لیے رہ گیا, فلانے کی گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا, فلانے کی گاڑی پہ یا ان کے ٹیبلوں کے اوپر جو ہے وہ ایک سجاوٹ والا پیس بنا کے رکھنے کے لیے, ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھنے کے لیے قائد اعظم کی تصویر آپ پیچھے لگا دیتے محمد علی جناح. اب وہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے آپ کو یہ چیزیں دی, آج اگر وہ ہوتے آپ کے یہ آپ کے زنا خانے اگر وہ دیکھ رہے ہوتے, آپ کی بچیاں, آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کی نوجوان نسل آپ کی گھروں میں اور ادھر جو کام کرنے والی جو خواتین ہیں ان کی جو کہہ لیں کہ عزتیں ہیں جس طرح سے جو سارا کچھ, تو یہ اس لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا. ہمارا ملک بنے ابھی 100 سال مکمل نہیں ہوئے اور ہم دیکھیں کہاں پہ آگے کھڑے ہو گئے کہ ہم نے یہ غلط جو راہ ہے اس راہ کو ہم نے اسپیڈ سے سفر طے کیا, اس راہ کا کہ ہم نے 100 سال سے بھی پہلے جو ہے وہ بنایا وہ جو ملک ہے اس کی ہم نے نیو جنریشن آنے والی نئی نسل کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. تو یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ جو باہر بیرون ممالک بھجوانے والی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں سب کو پتا ہے. اس میں قانون نافذ دیکھیں, آپ ایئرپورٹ سے نیل کٹر لے کے نہیں جا سکتے کہیں باہر, تو وہاں پہ کیونکہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, ہمارے ساز ادارے, ہمارے جو ادارے ہیں وہاں پہ وہاں پہ سول ایویشن ہے, وہاں پہ اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, اور جو لوگ سفر تو کیا کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں, اور جو باہر جو ہمارے اوورسیز کام کر رہے ہیں دوسرے ممالک میں اور وہاں پہ وہ ذلیل ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج لاہور سے 3 لڑکیاں آئی ہیں, آج پشاور سے 2 لڑکیاں آئی ہیں, آج فلانے لاہور کے اپنا پاکستان کے فلانے شہر سے. تو دیکھیں یہ ہماری ضلالت ہے اور یہ آن ریکارڈ ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے یا اس کو ہم آج ہائی لائٹ کریں گے تو حکومتی ارکان تک یہ بات پہنچے گی, تو یہ بات غلط ہے. یہ بہت پرانا سسٹم چل رہا ہے اور یہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور اس کو ابھی تک جو روکنے والا نہ تو کوئی قانون بنا ہے نہ ہی کوئی شخصیت ایسی آئی ہے, اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک مجھے رکتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. جی سر بس آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ سب ہم نے ڈسکس کیا, اس کے خلاف کوئی قانون, کوئی سزا اگر نہیں ہے تو اس کے خلاف کیسے قانون بنے گا؟ دیکھیں جی میں اب قانون کے حوالے سے آپ کو میں اب کیا بتاؤں. دیکھیں قانون آپ کے پاس موجود ہے, اب تھوڑا سا ہم اس کو پولیس کو دیکھ لیتے ہیں, پولیس کے محکمے کو, کہ پولیس میں جو قوانین چل رہے ہیں پولیس میں, وہ قوانین جو ہے وہ والے قوانین ہیں جو الحمد بنا دی گئے ہیں,
पुलिस रूल, पुलिस वो चल रहा है जो अंग्रेज बना के गया। आपने सिर्फ पुलिस एक्ट बनाया 2002 में, उसमें आपने फ्रेंडली पुलिस कर दी, पुलिस को सोशलाइज कर दिया, पुलिस को आपने अवाम दोस्त बना दिया, ठीक है, पुलिस को यानी कि आपने बड़ा आपने इजी किया अवाम के लिए। लेकिन पुलिस रूल और एक्ट आज तक वही है, ठीक है। अच्छा, उसमें आप दूसरे देख रहे हैं कि अभी तक जितना भी यानी कि कानून की अगर हम बात करें यानी कि एक्ट की, उसकी गोरा बना के गया, अंग्रेज बना के गया। लेकिन अंग्रेज ने तो इसमें भी आपको जो है वो ये छूट नहीं दी, ये आजादी नहीं दी कि आप जैसे मर्जी जहां मर्जी जनाकारी करते फिरें, जहां मर्जी आप फांसी के अड्डे खोल लें, जहां मर्जी आप होटल और गेस्ट हाउस के नाम पे जो है वो ये सारा कुछ करते फिरे। ये तो उनके भी कवानीन में नहीं था, ठीक है। ये तरामीम इसलिए और इसलिए की गई कि पुलिस से लोग डरते थे, पुलिस चित्रौल करती थी, पुलिस टॉर्चर करती थी, निजी टॉर्चर सेल थे, पुलिस की गाड़ी को देख लोग भाग जाया करते थे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता था। तो उन्होंने पुलिस के जो पुलिस इस्लाहात जो थी उसमें तरामीम करके और जो हुकूमती अराकीन थे और जो आला पुलिस अफसरान थे, कानून नाफिज करने थे, सबने मिलके पुलिस ऑर्डिनेंस 2002 बनाया कि अवाम पुलिस से डरे ना, पुलिस अवाम की खिदमत करे। ये जो गोरे ने बनाया था, अंग्रेज ने जो बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि यहाँ पे बगावत हुआ करती थी, हमारे खित्ते में बगावत हुआ करती थी। खित्ते का मतलब ये है कि हमारा यहाँ भी और इंडिया में भी पहले तो ये था सारा, यहाँ बगावत हुआ करती थी फौज के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, उनकी फौज के खिलाफ, गोरे के खिलाफ, गोरे के कवानीन के खिलाफ, उसके इदारों के खिलाफ। तो इन्होंने उस अवाम को कंट्रोल करने के लिए चित्तर सिस्टम निकाला, जिसे हम चित्तर कहते हैं, जो क्रिमिनल बेल्ट से बनता है। थानों में आज भी पता चलता है कि फलाने को चित्तर पड़े, फलाने को चित्तर पड़े। तो ये वो कवानीन जो है ना वो आज तक यहाँ पे राइज है। चंद इस्लाहात के अलावा सब कुछ वही कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बता चलूं, कवानीन के हवाले से ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप होटल में जाएं, चंद घंटों की कमरा किराए पे लें, वहां पे जाके आप गंद मार के आए और फिर आप जो है ना वो अपने घर सुकून से चले जाए और पुलिस आपके इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाती रहे और जिंदा रहे, लेकिन आपको पकड़े ना। ये पुलिस को पता भी हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और पुलिस के पास ये चेक एंड बैलेंस ना हो, या चेक एंड बैलेंस करने की उनके पास जो है वो अथॉरिटी ना हो कि वो चेक करें कि ये लड़का लाहौर का रहायशी लाहौर के ही एक होटल में इतने घंटों के लिए क्या कर रहा है। तो मैं आपसे कवानीन के हवाले से ये बात मैं बताता चलूं कि जब पुलिस वहां पे जाती है, रेड करती है, मैंने आपको पहले बताया कि वो कहती है कि हम इश्तिहारी की इतला पे आए, अपने सारे कमरे चेक करवाओ। जो कमरे चेक करने की बारी आती है, कमरे तोड़ तोड़ के अंदर जाते हैं, तो अंदर जो जिस हालात में होता है वो उस हालत में पकड़ लेते हैं और अपनी FIR में मेंशन करते हैं कि पुलिस फलां मुकदमे फलां थाने के इश्तिहारी की इतला पर फलां होटल के अंदर दाखिल हुई। अब ये कन्फर्म नहीं था वो इश्तिहारी किस कमरे में है, तो हमें सारे कमरे जो है वो खोल के देखने पड़े। तो जब हमने खोल के देखा तो अंदर ये हो रहा था। इट्स मीन कि ये आप चार दीवारी के अंदर कानून इजाजत दे रहा है, अगर दे रहा है तो ये सारा कुछ हो रहा है। अब आपका इस्लाम क्या कहता है? देखिए, ये दो चीजें अलग अलग है। आप या तो कवानीन में तरामीम करें और आप इसको एक स्ट्रिक्ट एक फैसला करें, एक कह लें कि आप इस्लाम के मुताबिक फैसला करें, क्योंकि आपने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया है। आपने ना तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे मुल्क बनाया है, ना तो आपने गोरे के नाम पे मुल्क बनाया है, ना आपने अपने नाम पे मुल्क बनाया है कि पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान एक पाक एरिया, एक पाक आपकी जो है वो सल्तनत, एक पाक जो है सारा कुछ। पाकिस्तान का मतलब क्या है ये सब एक बच्चा भी जानता है। तो इसमें पाक है क्या? आपने पाक रहने का दिया है। करप्शन की हम बात नहीं यहाँ पे कर रहे, दहशतगर्दी की हम यहाँ बात नहीं कर रहे, हम नशिया की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, चोरी डकैती की बात नहीं कर रहे। वहां पर ये इतनी चीजों को अल्लाह करने के बाद भी ये जिस चीज की बात कर रहे हैं ये इतनी ज्यादा है, तो बाकी चीजों को ये क्या कंट्रोल करेंगे? तो आपने जो बात की है इसमें कवानीन बिल्कुल मौजूद है। अगर आप जना करते हैं आप पे 376 लगती है, अगर तब्दीली करते हैं तो उस पर आपकी 370 लगती है। उस पर आपकी दफा जो है वो उसके ऊपर पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है, उस पर कानूनी कार्रवाई है आपकी जो है वो। जब पुलिस रेड करती है, पकड़ती है, उसके बाद आपका जो है वो जिम्मे होते हैं, वो आपके मेडिकल होता है, उसमें चीज साबित होती है, साबित होने के बाद आपके ऊपर हदूद का पर्चा होता है, यानी कि वो पूरे कवानीन मौजूद है। पर कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो ऐसी वजह है, कोई तो ऐसी पीछे ऐसा बैकअप है कि जो ये होने नहीं दे रहा कि पर्चे होने शुरू हो जाएं, जो ये होने नहीं दे रहा कि देखिए आप ऑपरेशन शुरू करें। हमें अपने मुल्क में होने वाले बड़े ऑपरेशन में ऑपरेशन राय रास, ऑपरेशन राय निजात, ये दोनों हमें मुंह ज़बानी याद है कि जिन एरियाज में ये ऑपरेशन हो गए थे वहां पे सरकारी
गाड़ी या सरकारी यूनिफॉर्म में कोई बंदा नजर आ जाता था तो दहशतगर्द जो है वो उनको छोड़ते नहीं थे। हमने अपनी आंखों से देखा सवात में क्या हुआ, किस तरह से दहशतगर्दों ने पूरे एरिया को हाईजैक किया और किस तरह से आर्मी ने इसको पाक किया। तो देखें, आपको कुछ कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे, बोल्ड कदम। आपने बच्चों को जो आजादियां दे दी हुई हैं, आपने टेलीफोन कॉल्स से लेके, यानी कि कॉल पैकेज से लेके, नेट पैकेज से लेके, तो आपने ये होटल पैकेज तक जो है वो आपने उनको जो आसानियां दे दी हैं अपनी तरफ से, जो आपने कमाई का जरिया बना। अब कहीं ना कहीं तो देखें 600 होटल्स मैं बता रहा हूँ, अगर 600 होटल्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें, उससे ज़रब दें, अगर आप कह लें कि 20,000 रुपये महीने से भी, तो ये बात कहाँ तक जाती है। और क्या ये SHO सिर्फ 2 फूल जिसके कंधे पे लगे हुए हैं, सब इंस्पेक्टर अगर SHO है या इंस्पेक्टर SHO, तो क्या वो इतने करोड़ों रुपया अकेला खा सकता है? ये इस तरह नहीं है, ये ऊपर तक जाते हैं। और ये मैं आपको फिर बताता चलूं कि ये सारी बात अभी सिर्फ होटल्स की हो रही है। अभी इन होटल्स में मुनशियात का काम भी होता है। देखें, ये चीजें ऐसी जड़ें हैं ये, इनको आप उखाड़ते जाएंगे और ये फिर दोबारा से निकलती आएंगी। आपको कोई ना कोई बड़ा ऑपरेशन, बड़ा फैसला, बड़ा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कवानीन बिल्कुल मौजूद है, हदूद का इनके ऊपर जो है वो पर्चा होता है, इसके ऊपर इनकी सजा है, इसके ऊपर इनको जो है वो जुर्माना है, ठीक है, वो सब कुछ मौजूद है। लेकिन पर्चे इस तरह से होते ही नहीं है। ना ये कानून नाफिज करने वाले इदारे वो उस तरह की कार्रवाई करते हैं कि जो इनके लिए जो है वो कहने के रास्ता बंद हो जाए, कि होटल वाला कहे नहीं ये होटल छोड़ें, हम ये कमरों वाला होटल छोड़ के हम खाने वाला होटल खोल लेते हैं, या हमको वेल्डिंग की दुकान खोल लेते हैं। देखें, यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ महीने पहले की बात है कि गुलबर्ग के इलाके में ऐसा वाकया हुआ था कि लड़की को मजबूर किया गया था कि तुमने यहाँ पे जिसे फरोशी करनी है, तुम्हारा सब कुछ हमारे पास मौजूद है, इसकी FIR भी है, इसका सारा कुछ है। अब वो बंदा जो इन्वॉल्व था वो खुद को कभी वो साफी बता रहा है, कभी वो खुद को आला शख्सियत का जो है वो राइट हैंड बता रहा है, कभी कुछ कर रहा है। उन्होंने उस लड़की के कपड़े फाड़ दिए, नंगा सड़क पे जो है वो घसीटते रहे। वो तो शहरियों ने, जो लोगों ने उन्होंने आके उनको डांट डपट की, तो फौरन जो है वहां से भागे और निकल। देखें, ये लाहौर की बात हो रही है, ना तो ये कोई दूर दराज का सिंध का इलाका है, और ना ये ऐसा इलाका कि जहाँ पे कोई पुलिस की या हुकूमत की रिट कायम ना हो। और ये मैं आपको गुलबर्ग के एरिया की बात बता रहा हूँ, लाहौर के। तो जहाँ पे इस तरह की चीजें ये क्यों इतनी आम है? क्योंकि उनको पता है कि हमने पैसे देने हैं और बाहर आ जाना, हमने पैसे देने हैं, हमने रिहा हो जाना। हमारे ऊपर फर्द जुर्म जब आयद ही नहीं होती, जब हमें कोई सजा ही नहीं होनी, जब हमें कोई जेल ही नहीं होनी, तो इसमें क्या ऐसा इशू है? अब लड़कियां लड़कों की जो आपको मैंने पहले बताया वाद की बात, तो ये जब पुलिस जब आप वहां पे रेड करती है, छापा मारती है, लड़कियां लड़के पकड़ती है, लड़कियों को मुतद्दद बार ऐसा हुआ कि नंबर वगैरह लेके, एड्रेस वगैरह हर चीज लेके, पेरेंट्स को भी नहीं बुलाया जाता और रिक्शा करा के उनको वापस भेज दिया जाता, और बाद में उनको बार बार हरासा किया जाता है कि जब आपको हमने हालते गैर में होटल से पकड़ा था। और मैं ये भी सॉरी आपको बताना मैं भूल गया था कि जब ये पकड़ने की गिरफ्तारियां करते तो एक बंदा इनका पुलिस वालों का मोबाइल पे वीडियोस बना रहा होता है, फिर जैसे दरवाजा तोड़ा अंदर गए, वो जिस हालत में उनकी वीडियो बना ली, तो बाद में फिर ये उस वीडियो के बिहाफ पे पुलिस भी ब्लैकमेल करती है। और इसमें कोई दो राय नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। एक लहदा बात है कि हाई क्रिएट ना हो, पुलिस भी बाहर नहीं आने देती, और यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहाँ पे लोग ये बात कर सकें। सो आपकी बात जो है उसमें आपको मैं ये फिर आखिर पे बताता चलूं कि कवानीन मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है यहाँ पे, बाकी सब कुछ मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी नादिर चौधरी साथ हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बस आखिर में लड़कियों को इतना मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल तो डिजिटल दौर है, हर चीज़ आप लोगों के सामने है, ये मीडिया हर चीज़ आप लोगों को दिखाता है, फिर भी आप लोग इस तरह के चुंगल में फंस जाती हैं। और वालिदैन को ये कहूँगी कि वो अगर अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, उनके साथ इतनी फ्रैंकनेस रखें कि अगर वो इतना कोई गलत काम करते हैं तो वो आपके साथ शेयर कर सके, आगे मुश्किल उनके लिए बढ़े ना। और अगर आप अपने बच्चों को बाहर हॉस्टल में भेजते हैं दूसरे शहर में, तो तब भी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ये नहीं होती कि आप उनका खर्चा पूरा करें, आप उनके हॉस्टल के ड्यूज़ पूरे करें, आप उनकी फीसेस पूरी करें, बल्कि आप उनके ऊपर पूरा चेकआउट रखें कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। और रियासती इदारों से, हुकूमत से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये दरख्वास्त है कि सिर्फ मुल्क और रियासत मदीना कहें नहीं, उसको बनाने की कोशिश भी करें। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।